हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। तो हाँ, कैसे हो आप लोग? देखिए, हम लोगों ने ना 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। रिलीजन मूवमेंट लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था। अभी नया चैप्टर देखते हैं, मौर्य साम्राज्य। ये चैप्टर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है बराबर पहाड़ी गुफा शिलालेख, दूसरा है धौली मुख्य शिला राजादेश, तीसरा है सहस्रम गौड़ शिला राजादेश और लावारिया अराराज स्तंभ राजादेश। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाता है हमारा। ये वाला शिलालेख जो है धौली मुख्य शिला राजादेश, ये पूर्वतम भाग में स्थापित है। ठीक है, अच्छा, और सारे कहाँ स्थित हैं? तो ये जो बराबर की पहाड़ी है ये बिहार के जहानाबाद में स्थित है। एक सेकेंड, ये है जो ये बिहार के जहानाबाद में। बिहार के जहानाबाद में स्थित है। सहस्रम वाला जो है ये बिहार के रोहतास ज़िले में, ये भी बिहार के रोहतास ज़िले में। और ये जो लावारिया वाला है ये भी बिहार के चंपारण में स्थित है। ये वाला भी कहाँ है? बिहार के चंपारण ज़िले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और महावामसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महावामसा इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें दिया हुआ महावामसा देखिए पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। पाली भाषा में लिखा गया है, बौद्ध धर्म के इतिहास का विवरण है इसमें। और ये तो दिया हुआ है मौर्य सम्राट अशोक का विवरण तो है ही, इस पर बौद्ध धर्म का भी है विवरण प्लस बौद्ध धर्म। ठीक है, आप समझ जाइएगा, मैंने बी लिख दिया, बौद्ध धर्म का भी विवरण दिया हुआ है। सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक में ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया हूँ? बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेश दिया हुआ है। विनय पिटक इसमें दिया हुआ है संघ के नियम। एक सेकेंड, संघ के नियम दिए हुए हैं। और अभिधम्म पिटक इसमें क्या दिया है? बुद्ध के गहन दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। इसमें दार्शनिक सिद्धांत आप लोग को बाहर की आवाज़ आ रही है क्या? अभी यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्या करें, कहाँ जाके वीडियो बनाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला है स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, ये बुद्ध और अन्य मठवासियों की स्मृति शेषों के आधान यानी भंडार थे। तीसरा है ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। और चौथा है ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित थे। ठीक है, तो इसमें जो कथन असत्य है वो ऑप्शन नंबर सी है कि ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है। ग्रामीण नहीं, ये शहरी इलाकों में स्थित है, शहरी इलाकों में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत, अशोककालीन यूनानी व्यापारी, गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी और हर्षकालीन चीनी यात्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत थे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये कथन बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में कि इसकी कौन सी बुक थी। तो इंडिका नाम की एक बुक थी जिसमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य इतिहास की जानकारी, एक सेकेंड, जानकारी मिलती। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है प्रमुख शिलालेख, कौन सा कथन सही है ये पूछा है। पहले तो आप ये जान लो क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ कि प्रमुख शिलालेख, ये XIII इसका मतलब 13 होता है। तो प्रमुख शिलालेख 13वां अशोक के कलिंग अभियान के कारण वेदनाओं से हुए उसके अनुताप को अभिलिखित करता है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। दूसरा है प्रमुख शिलालेख 10 अशोक की लुम्बिनी की यात्रा को अभिलिखित करता है, ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, फिर ये लुम्बिनी वाला नहीं, मतलब ये लुम्बिनी की यात्रा को अभिलिखित नहीं करता है, ये अधिकारियों को प्रजा हित में सोचने का आदेश देता है। क्या देता है? एक सेकेंड में थोड़ा सा निबड़ी कर लेती हूँ। अधिकारियों को प्रजाहित में सोचने का आदेश। ठीक है, और फिर तीसरा है कि प्रमुख शिलालेख 12वां अशोक द्वारा संस्थापित एक नए वर्ग के अधिकारियों धम्म महामातों को निर्दिष्ट करता है, ये वाला भी हमारा सही है। फिर प्रमुख शिलालेख 12 सभी संप्रदाय के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहते हैं, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा देश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रधान शिलालेख राजा देश 13, शिलालेख राजा देश 6, लघु शिलालेख राजा देश 1 एंड स्तंभ राजा देश 4। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लघु शिलालेख राजा देश 1। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा देश में नाम अशोक उत्तीर्ण है। ठीक है, तो पहला है शहबाजगढ़ी का बड़ा चट्टान राजा देश, फिर मास्की स्थित छोटा चट्टान राजा देश 1, धौली का बड़ा चट्टान राजा देश और कांधार स्तंभ राजा देश। ये 4 ऑप्शन दिया है जिसमें सही है हमारा बी नंबर, मास्की स्थित छोटा चट्टान राजा देश 1, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखो शहबाजगढ़ी का बड़ा चट्टान राजा देश, ये अभिलेख कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कंगनहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी और सोहगौरा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंगनहल्ली। ठीक है, कंगनहल्ली ये कहाँ स्थित है? वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है।
दूसरा है कि सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। ये ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेरठ स्तंभ अभिलेख, फिर टोपरा स्तंभ अभिलेख, वैराट अभिलेख, और ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। पहला है भाब्रू अभिलेख, फिर प्रथम लघु शिलालेख, 13वां शिलालेख और पहला वृहद शिलालेख। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी है, प्रथम लघु शिलालेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लिखा है इस किसान, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे, यही वाला हमारा गलत है। 10वां हिस्सा नहीं देते थे, 4 से लेकर 6वें हिस्से तक कर के रूप में देते थे। ठीक है, इस काल में किसानों को सिंचाई कर लिया जाता था, ये एकदम सही है। फिर मौर्य का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, यह ऑप्शन भी गलत है। मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। ठीक है, तो ये तमिलनाडु भी इसी में है, इसको छोड़कर नहीं, ये भी इसी में शामिल है। तो कौन सा ऑप्शन जो ये 2 है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। अशोक अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। ठीक है, ये एकदम सही है। दूसरा है कि इस अभिलेख को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। तीसरा कह रहे ये अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में थे, तो ये गलत है। अशोक के अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में नहीं थे, इसके लिपि थे ब्राह्मी, फिर खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी, इस सारी लिपियों में इसके अभिलेख थे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, लिखा है कि अशोक ने राजा बनने के बाद केवल कलिंग का युद्ध किया था, यह ऑप्शन तो गलत है। कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है ना, तो असत्य वाला बताना है। दूसरा कह रहा है इस युद्ध के संदर्भ में ही अशोक के अभिलेख में शत सहस्र शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद किया था, और फिर इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में नहीं, 13वें शिलालेख में है। कहाँ पर है, 13वें शिलालेख में। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि उसने हर हालत में शांति की नीति ग्रहण की तथा अपनी सेना का विघटन कर दिया। दूसरा है कि उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की। फिर है उसने बौद्ध धर्म में तीसरी संगीत का आयोजन करवाया। तो ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, पहला हमारा गलत हो जाता है, दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
फिर हमारा एक क्वेश्चन आया कि अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धम्म महामात्र को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। फिर समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजुक की नियुक्ति की गई थी। ये दोनों गलत हैं, ठीक है, ये दोनों गलत है। सही क्या होगा? तो जो ये लिखा ना राजुक का कार्य था अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार था, और जो धम्म महामात्र है ये समाज में धर्म प्रचार करने के लिए थे। तो ये उल्टा दे दी, इसका इसमें दे दिया और इसका इसमें दे दिया है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा है कि पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई गई। पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई गई, तो ये बात एकदम सही है, सही पूछ रहा है, ये वाला तो सही है। दूसरा है, सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया गया। ये वाला गलत है। फिर तीसरा कह रहा है कि राज्य ने अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। ये वाला भी हमारा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अखनातून, सेल्यूकस और दारे बहु ये है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अखनातून, ठीक है। ये कौन है अखनातून? तो ये मिस्र के शासक थे, मिस्र के शासक थे जिन्होंने शांतिवादी नीति को अपनाया था। शांतिवादी नीति को अपनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है। दूसरा है कि शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, और है कि पड़ 3/4 तोले के सोने का सिक्का होता था। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि पड़, तो ये सोने का सिक्का नहीं होता था, ये 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था, चांदी का सिक्का होता था, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मौर्य काल के अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। तो और दूसरा है सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। देखिए इसमें वही दिया जो एक क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था, उसी टाइप से दिया हुआ जो हमने राजुक और धम्म महामात्र वाले किया था, वैसा ये भी है। लिखा हुआ कि समाहर्ता, इसका काम था कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, ये सर्वोच्च अधिकारी होता था समाहर्ता कर निर्धारण का, और जो सन्निधाता था ये राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों ने नोट्स कंप्लीट किया कि नहीं? नोट्स कंप्लीट करते जाइए, आपको बाद में फ़ायदा ही होगा, तो नोट्स कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद।